पुराने ज़माने में एक बादशाह ज़िना और बदकारी जैसे गंदे कामों के सख्त खिलाफ था। इस बादशाह की एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील बेटी थी। शहजादे के हुस्न पर सब दरबारी आशिक थे। शहजादी के चलने के अंदाज को देखकर बड़े बड़े शहजादे अपने दौड़ते हुए घोड़ों का रुख मोड़ देते थे, क्योंकि शहजादी का चेहरा दूध की तरह सफ़ेद होते और इसकी आंखें हीरे जैसी चकदार थी। जो भी शहजादी को देखता इस पर पहली नज़र में फ़िदा हो जाता। अब शहजादी जवान हो चुकी थी, लेकिन बादशाह सलामत ने इसकी शादी अभी तक किसी के साथ नहीं की थी। शहजादी अपने मुंह से अपने बाप को कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल में किसी नामोहरम के साथ बदकारी करने की ख्वाहिश पैदा होने लगी। एक दिन शहजादी अब बादशाह की खैर मौजूदगी में महल की छत पर गई और वहां जाकर पूरी सल्तनत का नज़ारा कर रही थी कि अचानक शहजादी की नज़र जंगल में एक चौनपड़ी पर पड़ी, जिसके आगे एक नौजवान बगैर कमीज़ के वर्जिश कर रहा था। इस नौजवान के गोरे जिस्म को देखकर शहजादी की इसके साथ जिना करने की ख्वाहिश पैदा हुई, लेकिन बादशाह सलामत ने शहजादी को महल से बाहर एक कदम भी रखने की इजाज़त नहीं दी थी। शहजादी तलवारबाजी और निशानाबाजी की बहुत थी। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए शहजादे इस नौजवान के साथ बदकारी माहिर करने की मंसूबा बना रही थी कि अचानक इसके ज़हन में एक तरकीब आई और इसने अपनी नियाब से तलवार निकाली और महल के दरवाजे पर पहुंच गई। जब सिपाहियों ने शहजादी को रुकने की कोशिश की तो शहजादी ने इसी वक्त इन दोनों की गर्दन उतार दी और ख़ुद महल से निकलकर अपने घोड़े पर सवार हुई और इस जौनपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गई। जौनपड़ी के दरवाजे पर पहुंची तो घोड़े की आहट सुनकर इस नौजवान की आंख खुल गई और वो नौजवान बहुत डर गए कि आखिर इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही इस नौजवान की आंख खुली तो इसने अपने सामने शहजादी को पाया। इसके बाद शहजादी ने इसकी गर्दन पर तलवार रखी और इसे कहने लगी कि तुम्हें मेरे साथ जिना करना होगा। नौजवान बड़ा हैरान हुआ कि पूरी सल्तनत में सिर्फ मैं ही इस काम के लिए मिला था। तो शहजादी ने कहा कि जब मैंने तुझे वर्जिश करते हुए देखा तो तेरे जिस्म की दीवानी हो गई और मेरे अंदर तुझसे जिना करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। फिर मैंने ठान लिया था कि तुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करके रहूँगी। फिर शहजादी ने अपने मुतजर से इसके कपड़े उतार दिए और इसके साथ बदकारी शुरू कर दी। सारी रात इस नौजवान के साथ जिना करने के बाद वो महल में पहुंच गई। जब सुबह हुई और बादशाह की आंख खुली तो दो वजीर ने बादशाह सलामत को बताया कि हजूर महल के दरवाजे के दो सिपाही दरवाजे पर पड़े हुए हैं। बादशाह ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि दो सिपाही को कौन मार सकता है। फिर बादशाह ने सोचा कि शायद कोई डाकू आए होंगे और उन्होंने मजामत करके अपने मारे दो सिपाही मार दिए। लेकिन जब दूसरी रात हुई तो फिर शहजादी अपनी तलवार लेकर दरवाजे पर गई और फिर दो सिपाहियों को मार कर वहाँ से इस नौजवान की झोंपड़ी में गई और सारी रात इसके साथ बदकारी करती रही और फिर अंधेरा ख़त्म होने से पहले ही महल में लौट आई। दूसरे दिन भी बादशाह को खबर मिली तो इस बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि आखिर रात हमारे सिपाहियों को कौन मार रहा है। उन्होंने सोचों में परेशान बादशाह बैठा हुआ था कि वज़ीर ने खबर दी कि बादशाह सलामत शहजादी गिर कर बेहोश हो गई। जब शाही हकीम को बुलाया गया तो इसने बादशाह सलामत को अकेले में आकर बताया कि शहजादी हामिला हो गई है। ये सुनकर बादशाह गश खा कर गया और बेहोश हो गया। होश आने पर बादशाह ने शहजादी से पूछा तो शहजादी ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। लेकिन बादशाह को मालूम हुआ था कि शहजादी झूठ बोल रही है। बादशाह शहजादी को कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो बादशाह की अकलौती बेटी थी। इसके बाद बादशाह ने सलामत ने अपने महल की हिफाजत के लिए बहुत सारे सिपाही नाफिज कर दिए। एक रात तो शहजादी महल से बाहर न गई, लेकिन जब दूसरी रात हुई तो फिर शहजादी इस नौजवान के साथ अपनी ख्वाहिश पूरे करने के लिए तड़पने लगी। बादशाह सोच कर पागल हो रहा था कि शहजादी ने किसके साथ जिना किया है। इन्होंने सोचों में गुम बादशाह सलामत बैठा हुआ था कि वजीर ने कहा कि हुजूर मेरे पास एक तरकीब है जिस पर अमल करके हम पता लगा सकते हैं कि शहजादी किसके साथ जिना करती है। बादशाह ने कहा कि वो कौन सी तरतीब है जिससे हम इस बदबख्त का पता लगा सके। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत आपको शहजादी की हरकत पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शहजादी महल के दरवाजे से बाहर जाती है, क्योंकि महल में मौजूद कोई आदमी भी ये काम नहीं कर सकता। इसके बाद बादशाह सलामत ने शहजादी की हरकत पर नज़र रखना शुरू कर दी। जब रात हुई तो शहजादी फिर इस नौजवान से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तड़पने लगी और इसने अपनी नियाब से तलवार निकाली और चुपके से महल से निकल गई। लेकिन बादशाह को मालूम हो गया कि शहजादी किसी से बाहर जिना करने के लिए जाती है। इसके बाद बादशाह घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला और शहजादी का पीछा करते करते इस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया।
جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو دیکھ کر بادشاہ سلامت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ شہزادی اس نوجوان کی گردن پر تلوار رکھ کر اس سے زنا کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس نے شہزادی کو کہا کہ میں نے ساری زندگی کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھا، لیکن تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بہت مجبور تھا۔ شہزادی ہر رات میرے پاس آتی ہے اور میری گردن پر تلوار رکھ کر زبردستی میرے ساتھ زنا کرتی ہے۔ پھر جب بادشاہ سلامت شہزادی اور نوجوان کو لے کر محل میں آیا تو بادشاہ کے ایک بزرگ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہو، کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ یاد کریں کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے؟ بادشاہ نے اپنی ماضی میں نظر دوڑائی تو اس کو ایک واقعہ یاد آیا کہ جب میں جوان تھا تو ایک دفعہ ایک گاؤں سے گزرتے ہوئے مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی اور میں نے اس غریب کی بیٹی کے ساتھ زبردستی زنا کیا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے بعد میں نے اس گناہ کی توبہ نہیں کی تھی۔ پھر بزرگ بولا، بادشاہ سلامت، زنا انسان پر قرض ہوتا ہے اور آج آپ نے وہ قرض چکا دیا۔ اگر آپ نے اسی وقت اپنے گناہ کی معافی مانگ لی ہوتی تو شاید آپ کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ پھر اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جس لڑکی کے ساتھ زنا کیا تھا وہ میری بیٹی تھی، اور جس نوجوان کے ساتھ شہزادی زنا کرتی ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ کل آپ نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، آج اس کا قرضہ میرے بیٹے نے چکا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لی اور اس نوجوان کی شادی شہزادی سے کر دی اور اپنے ملک میں یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی بھی انسان زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو محل کے سامنے سنسار کر دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔